सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो नैनस्ट इक्वेशन होती है उसका हम उपयोग या उसका यूज हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। Mn प्लस मतलब जिस मेटल के जो आयंस हैं वो किस में चेंज हो रहे हैं, मेटल के अंदर, है ना। तो Mn चेंज M मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मतलब यहाँ पर कौन से पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो होता है जब इस सॉल्यूशन या ये जो आयंस जो इस सॉल्यूशंस के अंदर है उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर हो। सॉल्यूशंस के आयन की कॉन्सेंट्रेशन यदि 1 मोलर हो तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमकेपी एडोप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। चैप्टर हमारा चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं और उसका नाम हमारा है नैनस्ट इक्वेशन। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। यदि आप ध्यान से देखोगे तो मैं इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करने वाला हूं और पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो नैनस्ट इक्वेशन होती है उसका हम उपयोग या उसका यूज हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि हमारा ये जो इलेक्ट्रोड है, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, तो उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस सॉल्यूशन की किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर, इस सॉल्यूशन की किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू यदि हमें डिटरमाइन करनी है, हमें ज्ञात करनी है, तो हम किसका उपयोग करते हैं, नैनस्ट इक्वेशन का उपयोग करते हैं। तो देखिए ध्यान से, द नैनस्ट इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। नैनस्ट इक्वेशन का जो यूज होता है वो किस लिए होता है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन करने के लिए। कौन से इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल करने के लिए, ऑफ एन इलेक्ट्रोड एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो इलेक्ट्रोड जिस सॉल्यूशन के अंदर डूबा हुआ है उस सॉल्यूशन की किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, नैनस्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। ओके, और ये समझते हैं कि इस नैनस्ट इक्वेशन के द्वारा इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे नैनस्ट ने ये बताया कि नैनस्ट शोड दैट फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, नैनस्ट ने ये बताया कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो होती है, इलेक्ट्रोड के ऊपर जो रिएक्शन होती है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, Mn2 प्लस एक्वस प्लस एन इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू M, है ना। अब इसमें से ये क्या है उसको समझते हैं पहले। Mn प्लस मतलब कोई भी मेटल के जो आयन है ना, जैसे यहाँ पे Cu2 प्लस जो आयन थे, तो Cu2 प्लस आयन किस में चेंज हुए थे, Cu में चेंज हुए थे। कैसे चेंज हुए थे, इलेक्ट्रॉन को उन्होंने एक्सेप्ट किया था। क्लियर। तो यहाँ पे जैसे मान लो ये मेटल के आयन्स हैं जो सॉल्यूशंस के अंदर हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और वो n इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद में वो मेटल के ऊपर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं ना, जम जाते हैं। तो ये हमारे मेटल के पार्टिकल इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो गए, है ना, सॉलिड के फॉर्म में। तो ये इस इलेक्ट्रोड की क्या है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अब इस इलेक्ट्रोड रिएक्शन का यूज हम करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। कैसे करेंगे, तो नैनस्ट ने किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो इक्वेशन दी वो आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। Mn प्लस चेंज M, है ना, मतलब E क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिस इलेक्ट्रोड का हमें निकालना है। ओके, Mn प्लस मतलब जिस मेटल के जो आयंस हैं वो किस में चेंज हो रहे हैं, मेटल के अंदर, है ना। तो Mn चेंज M मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मतलब यहाँ पर कौन से पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम,
रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ना, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकालेंगे वो उसकी वैल्यू हमें रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में प्राप्त होने वाली है। ओके, तो ये तो हो गया Emn प्लस चेंज m इज इक्वल, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो हमें निकालनी है वो हम कैसे निकालेंगे, तो उस फॉर्मूले से निकालेंगे। फॉर्मूले के अंदर क्या क्या है उसको ध्यान से देखना। तो E नॉट Mn प्लस चेंज m, यहाँ पे E नोट क्या है, तो E नोट हमारा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है, ये तो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और ये हमारा कौन सा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस एक ही है। बिल्कुल ध्यान से सुनना कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इस सॉल्यूशन की किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर जो उसकी वैल्यू प्राप्त होती है वो हमारा होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो होता है जब इस सॉल्यूशन या ये जो आयंस जो इस सॉल्यूशंस के अंदर है उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर हो। सॉल्यूशंस के आयन की कॉन्सेंट्रेशन यदि 1 मोलर हो तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, आगे बढ़ते हैं। माइनस RT, R कौन है, R हमारा है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता है 8.314 जूल K माइनस 1 मोल माइनस 1 है ना। K कौन है, केल्विन, और ये मोल। उसके बाद T कौन है, तो T हमारा है टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में लेना है हमें, टेम्परेचर इन केल्विन है ना। और N कौन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो मेटल जो है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले रहा है ना, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे हो जाएंगे N की वैल्यू। और F हमारा होता है फेराडे कांस्टेंट। फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू हमें पहले से पता है 96,500 कूलम है ना। ये फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो वैल्यू हमारी होती है फेराडे कांस्टेंट है ना, जिसकी वैल्यू निकाली हुई है कितनी है 96,500 कूलम। ओके, लॉग बेस E है ना, लॉग का बेस कौन सा है, E है। और ये Q क्या है हमारा, तो Q हमारा है रिएक्शन कोफिशिएंट। ये जो इलेक्ट्रोड की जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का रिएक्शन कोफिशिएंट। तो ये इस प्रकार से नैनस ने जो ये इक्वेशन दी उसके अंदर किसका क्या नाम है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा है ना। मतलब कौन सी वैल्यू क्या बता रही है उसको एक एक के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद इसको हम आगे बढ़ाते हैं और हम समझते हैं कि सबसे पहले हमारा ये Q है ना, रिएक्शन जो कोशिएंट है Q क्या होता है, तो ये 11th में आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट P अपॉन R। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलता है रिएक्शन कोशिएंट। क्लियर। तो रिएक्शन कोशिएंट हमारा इस रिएक्शन के अंदर जब उसकी वैल्यू हम निकालते हैं तो प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, प्रोडक्ट हमारा ये मेटल है ना M, ये रहा। और रिएक्टेंट कौन है, तो रिएक्टेंट हमारा ये आयंस है ना Mn प्लस। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये रिएक्शन कोशिएंट बनेगा। तो इस Q की वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर रखते हैं तो ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा सभी। और यहाँ पे Q की जगह हम लिख देते हैं M अपॉन Mn प्लस। ये M कौन है, तो हमारे मेटल की कॉन्सेंट्रेशन, और Mn प्लस कौन है, तो आयंस, मेटल के आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। यस। उसके बाद हमको ये पता है कि जो मेटल की जो कॉन्सेंट्रेशन जो सॉलिड के रूप में है मेटल, उसका जो एक्टिव मास होता है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन जो होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम इसकी जगह लिखेंगे 1। तो इक्वेशन वही हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे M की वैल्यू हमने रख दी 1 और बाकी तो जैसा है वैसा ही लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो लॉग जो है वो लॉग का बेस क्या है, E है। तो उस लॉग के E बेस को हम चेंज करते हैं उसके 10 में। तो जब
log e को 10 में चेंज करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, तो इज इक्वल 2.303 log 10 के इक्वल होता है। तो इस इक्वेशन के अंदर हो जाएगा, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, और ये माइनस यहां पर ये log e की जगह हम रखेंगे 2.303, तो ये 2.303, ये RT का RT, ये NF का NF, और ये यहां पर हो गया log e की जगह हो गया log 10 का बेस है ना, और 1/mn प्लस। ओके, फिर उसके बाद लास्ट में हमारा इस इक्वेशन के अंदर ये जो R क्या है, कांस्टेंट है, T क्या है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में चेंज करते हैं तो 298 केल्विन। उसके बाद में F क्या है, फेराडे कांस्टेंट। तीनों की वैल्यू पहले से क्या है, कांस्टेंट है, पहले से फिक्स होती है। तो जब तीनों की वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर रखते हैं तो हमें ये नई इक्वेशन प्राप्त होती है, जिसमें ये यहाँ पर तीनों की वैल्यू रखने के बाद में हमें जो फाइनल वैल्यू प्राप्त होती है 0.0591/n। n की वैल्यू चेंज होती रहती है ना, इसलिए वो हम इसको चेंज करते नहीं है, और log 10 1/mn प्लस। ओके, तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी, नैनस्ट इक्वेशन है ना। तो इस नैनस्ट इक्वेशन को किसने दिया था, नैनस्ट साइंटिस्ट ने। क्यों दिया था, तो नैनस्ट ने किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए, कब, तो उस मेटल का जो सॉल्यूशन है उसके किसी भी कंसंट्रेशन पर उसके इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्ञात करने के लिए नैनस्ट ने ये समीकरण दी थी, जो हमने डिटेल से इसको समझा, जो आपको याद रखनी है। अब इसमें एक चीज आप ध्यान से देखना कि हमारी ये सारी समीकरण एक ही है ना, कोई समीकरण अलग अलग नहीं है, सबको लिखने का तरीका क्या है, अलग अलग है। तो आप एग्जाम से रिलेटेड इससे जब भी कोई भी न्यूमेरिकल यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसके अनुसार इन सभी फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर आपका 99% आपका ये वाला फॉर्मूला काम में आने वाला है। क्यों, क्योंकि ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो आपको याद रखनी नहीं है, और हमारी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी हम निकालेंगे, जो T की वैल्यू होगी वो 25 डिग्री सेल्सियस पर ही हम प्राप्त करते हैं, इसलिए आपका 99% ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। इनका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हमें न्यूमेरिकल की जब बात आती है तो कांस्टेंट की वैल्यू को बार बार रखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम इस इक्वेशन के द्वारा हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार हमने नैनस्ट इक्वेशन को डिटेल से समझा। नैनस्ट इक्वेशन का टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है ना, अभी तो इसका मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि इस इक्वेशन के अंदर क्या है। अब इसके अंदर आगे हम पढ़ने वाले हैं कि गैल्वेनिक सेल के लिए जो ये नैनस्ट इक्वेशन है इसको किस प्रकार से लिखते हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि नैनस्ट इक्वेशन से जो हमारा रिएक्शन कांस्टेंट है ना, Kc की वैल्यू हम कैसे प्राप्त करते हैं उसको भी समझने वाले हैं, और इस नैनस्ट इक्वेशन से हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसके बाद में जो गिब्स एनर्जी, दोनों के बीच में भी क्या रिलेशनशिप है उसको भी पढ़ना है ना। तो एक एक करके हम आगे इसको स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।